पहला सवाल मेरा महेंद्र जी से ही है। अ, अगर हम मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो बहुत ही जो मौजूदा परिस्थिति वो एकदम पुरुषवादी हाइपर मैस्कुलिन है। तो जो हमारी देश की नीतियां हैं, जो हमारी लीडरशिप है, उसमें वो हाइपर मैस्कुलिनिटी दिख रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो ये फेमिसाइड की समस्या है उसको लेकर कितनी चुनौतियां आती हैं, और क्या रास्ता है हम ऐसे माहौल में कैसे इस मुद्दे पर बातचीत करें और इसे आगे बढ़ाएं? बिल्कुल। यदि हम पिछले 3-4 सालों से देखें, तो जिस तरीके से राजनीतिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे जिस तरीके से पुरुषवादी सोच और मर्दाना व्यवहार सामने निकल के आया है, तो उसका एक तो धर्म राजनीति का बहुत बड़ा इसमें गठजोड़ है। और जिस तरीके से राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद की भावना को हाईलाइट किया गया है, सामने लाया गया है कि राष्ट्र खतरे में है, एक वर्ग या एक समूह, एक जाति विशेष खतरे में है, और जिस तरीके से उसकी छवियों को सामने रखा गया है, तो समाज का जो ताना बाना था, जहां पे लोग मिलजुल करके रहते थे, जो हमारी एक साझी संस्कृति थी, आज वो छिन्न भिन्न हुई है। आप और हम सब लोग देखने वाले हैं कि जिस तरीके से आजकल के धार्मिक त्योहारों के आयोजन हो रहे हैं, मैंने झारखंड में भी देखा, मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, बाकी राज्यों में भी, वेस्ट बंगाल में जाता हूं वहां पे भी देखता हूं कि आजकल ये राज्य प्रायोजित हो गए हैं। अगर धार्मिक उत्सव भी है तो राज्य प्रायोजित है, और उसमें उसके लिए धर्म विशेष के कुछ लोगों को इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि आप इस तरीके की चीजों को कीजिए। और उसमें ये जो तलवार लेके निकलना, और आजकल के लड़के, मैं तो कहता हूं 10 साल का, 8 साल का लड़का लड़का जो है, पुरुष जो है, वो बाइकों में निकलते हैं, दारू पीते हैं, तलवार निकलते हैं, तलवारों का प्रदर्शन करते हैं। जहां पे माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहां पे डीजे बजा के नारे लगाना, वहां तक हमारा जुलूस जरूर जाएगा। और वहां तक जाएगा, वहां पे चिल्लाएंगे, तलवारों का प्रदर्शन करेंगे, हैं। और इसमें निश्चित तौर पे राजनीतिक संरक्षण और सह भी प्राप्त है। तो हम कह रहे हैं कि छोटे से छोटे बच्चों को जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है, यही बच्चे जब बड़े होंगे, 20 साल 25 साल के होंगे, ये जो तलवारों से खेलना सीखेंगे। जब हम लोग कहते हैं कि बच्चे 3 साल के होते हैं, जब वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और उनको बंदूक के खिलौने दिए जाते हैं, होली में पिचकारियों की बंदूक दिए जाते हैं, इस तरह के धार्मिक आयोजनों में तलवारें और बंदूकों का प्रदर्शन होता है, तो ये बड़े होकर अपने परिवार में और समाज में प्यार करना तो नहीं सीखेंगे ना, इंसानियत तो नहीं सीखेंगे ना, वो महिलाओं के दर्द को नहीं सीखेंगे ना। तो वो घर, यही बच्चे आगे चल के, चाहे परिवार में पत्नी के साथ में हो, चाहे वो बहन के साथ में है, समाज में दूसरे महिलाओं के साथ में है, ये धीरे धीरे हिंसा करना, और हिंसा का प्रदर्शन करना, और हिंसा को एंजॉय करना, ये सीख रहे हैं। और इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। इसमें मीडिया जिस तरीके से ग्लोरीफाई कर रही है राष्ट्रीय स्तर पे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें कहना, इन चीजों को आज जो है देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पिछले 3-4 सालों में ये हमारे सामने एक संकट के तौर पे आई है। बिल्कुल मंजुला जी ने एक बात कही थी, एक जगह थी हम हमारे सामने, हम सामाजिक संगठनों के सामने, जहां पे इसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते थे, सड़कों पे आ सकते थे। आज वो आवाज दबाई गई है कि हम जानते हुए भी कि ये अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ जानबूझ के टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, वो चाहे दलित महिलाओं के साथ में हो, दूसरी महिलाओं के साथ में हो, वो हम न्याय की बात करने वाले लोगों को दबाया गया है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग आज अंदर से असहज हैं, लेकिन वो सड़कों पे जो एक स्पेस था कि वो अपनी आवाज को रख पाए, न्याय की मांग कर पाए, आज वो बिल्कुल स्पेस जो है वो खत्म हो रहा है, खत्म हो ही गया है। तो एक ये भी हमारे सामने चुनौती आई है। आज जिस तरीके से आधी अधूरी जानकारी के आधार पे अफवाहों को फैलाने का काम किया जा रहा है,
वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने कुछ उदाहरणों का, घटनाओं का जिक्र किया, कहीं ना कहीं उसमें कमी निकालने का काम कि उस महिला में ही ये कमी थी। ये जाति या धर्म विशेष के लोग ही ऐसे होते हैं। उल्टा उसमें न्याय के पक्ष में खड़े होने की बजाय उनमें कमियां निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक पुरुषवादी मानसिकता और सोच को, और ये मैं कह रहा हूं ये आक्रामक जो मर्दवाद का, मर्दानगी का स्वरूप है, आज छोटे से छोटे बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है। आप और हम अपने घरों में रहते हैं, बच्चों के सामने मोबाइल में गेम आते हैं, आप उनके बॉडी को पढ़िए, जब वो गेम खेल रहे होते हैं उनकी बॉडी क्या बोलती है, उनका शरीर क्या बोलता है, उनके अंगूठे क्या बोलते हैं, वो किस तरीके से एंजॉय करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से बच्चे वायलेंस को, इस तरीके के मर्दाना व्यवहार को एंजॉय करना सीखेंगे, एंजॉय करेंगे, इस पे कोई बातचीत नहीं होगी, इस पे समझ बनाने का नहीं होगा, तो ये लगातार हम बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पुरुषों को अपने आज जरूरत है कि अपने इस व्यवहार को वो रिफ्लेक्ट करें। और हम ये मानते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो लविंग, केयरिंग और शेयरिंग पे विश्वास करने वाले हैं, हिंसा को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं वो भी जो है शांत है। तो हमें लग रहा है कि ये, देखिए ये समाजों में देखा जा सकता है, राज्यों में देखा जा सकता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी देखने की जरूरत है। आज दुनिया में कितने युद्ध हो रहे हैं, और जो युद्ध है वो युद्धों में हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। आप गाजा का ले लीजिए, यूक्रेन में देख लीजिए, बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता लोग या इस मुद्दे पे चिंतित लोग वहां पे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उस पे चिंतित है, आवाज उठा रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये दुनिया में जो हो रहा है उसका असर स्थानीय स्तर पे भी पड़ रहा है। तो इसकी एक कड़ी है, इन कड़ियों को समझना, और उस पे जो है ये जो मर्दानगी का स्वरूप है उसको सामाजिक, राजनीतिक और अलग अलग स्तरों पे काम करने की जरूरत है। जी। थैंक यू महेंद्र जी, आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट आउट किया है कि ना केवल ये हमारी नेशनल लीडरशिप है, बट इंटरनेशनली भी जो हम देख रहे हैं, जो कंट्रीज लीड कर रहे हैं, वहां भी बड़ी मैस्कुलिन लीडरशिप है, चाहे वो गाजा में हो रहा है या सूडान में हो रहा है। जो डिसीजन मेकिंग है, जो वॉर रोक सकते हैं, वो लेड बाय बहुत ही टॉक्सिक मैस्कुलिन लीडरशिप है, जो ना केवल इंटरनेशनली से भी अफेक्ट हमारी नेशनल लीडरशिप पे आ रहा है। तो ना केवल हम अपने देश में ये देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय तौर पे भी इन चीजों का असर पड़ रहा है। तो ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये यहाँ पे लाना बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ पूर्वी। मेरा दूसरा सवाल मंजुला जी से है। मंजुला जी, मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में जो जातिगत पहचान है, खासकर दलित की जो जाति है, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, काफी राजनीति हो रही है, काफी विवाद हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो दलित लोग है, दलित समुदाय है, उसकी आवाज को कैसे हम केंद्र में लाएं, ताकि जो दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो फेमिसाइड हो रहा है उसको रोका जा सके। बहुत अहम सवाल है आपने जो कहा कि केंद्र में कैसे लेकर आए। सवाल ये भी उठता है कि जो राजनीति है वो उस राजनीति में दलित राजनीति क्या है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब राजनीति की बात करते हैं तो सिर्फ उसको हम एक पॉलिटिकल ढांचा दे और पॉलिटिकल पार्टी का ढांचा दे देते हैं। तो वो राजनीति की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति की वो बात कर रहे हैं कि एक पर्सपेक्टिव खड़ा हो, मतलब कि एक एक तरह से लोगों में एक समझ हो कि कास्ट जो पूरा मुद्दा है, कास्ट सिस्टम का, जाति व्यवस्था का, वो उसकी जो पूरी उत्पत्ति है, मुझे लगता है उस पे भी बहुत सवाल है क्योंकि एक धार्मिकता का उसको आवरण दे दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो वो पूरा उसको वैज्ञानिक ढांचा बताया उन्होंने, किस तरह से उसको श्रम के साथ जोड़ा है, और वो सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरा भारत में दलितों की जब बात करते हैं, दलित समस्या की बात करते हैं, तो उसको अगर देखें पूरी दुनिया में हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पे भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है, पर दलितों की भी तो सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में ही है। तो मार्जिनलाइजेशन जो एक शब्द है ना, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे महेंद्र जी ने कहा कि
मार्जिनलाइज बहुत कम्युनिटीज है, सिर्फ दलित नहीं है, लेकिन कास्ट की जब मार्जिनलाइजेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि दलित मार्जिनलाइजेशन है। तो तभी वहीं पे फिर एक मुद्दा आया, जब यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर की बात आई तो हमने भारत में कहा दलित लाइव्स मैटर्स, राइट। तो कि दलितों की जिंदगी भी को भी इम्पोर्टेंट है, मतलब। तो एक हाशिए से केंद्र तक लाने की एक आंदोलनात्मक प्रक्रिया हमारे देश में हुई है। आजादी के पहले से शुरू हुई और आजादी के बाद दलित आंदोलन मुझे लगता है कि बहुत ही सक्रिय हुआ है, क्योंकि उसकी जो पॉलिटिक्स है, जितनी हमें समझ है, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, उतनी समझ जैसे मैंने पहले कहा दूसरे लोगों को नहीं है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। तो उसकी डिबेट ही नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग हैं जिनके पास ज्यादा संसाधन है वो दलित नहीं थे पहले। दलितों के पास संसाधन आए थोड़े समय बाद आए, पर जो जो दूसरे आंदोलन है, जो अधिकारों की बात तो वो करते हैं, लेकिन इशू स्पेसिफिक आंदोलन जो है वो सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव वाली बात नहीं है, उसमें थोड़ी सामाजिक चेतना वाली बात हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे हमारा पूरा देश का सिविल सोसाइटी का जो पूरा माहौल है वो थम गया है। हम बहुत ही इशू स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, मतलब हमको, हम जो एक तरह से जो रिफॉर्मेशन होता था कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात की, सामाजिक बदलाव आने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं पे कम हो गई है। जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत संसाधन बड़े हैं, हमारे पास सब कुछ ज्यादा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम कहते हैं ना पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो उसमें एक संघर्ष ये होता है कि दलितों की जो की राजनीति है वो मेरी राजनीति से मैच नहीं करती, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती या करता हूँ। तो मैं उस मुद्दे को क्यों समझूं या उस पर बात क्यों क्यों करूं। मुझे लगता है यहाँ हम डिवाइड हो रखे हैं। और ये जो डिवीजन है ना वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत डीपर है, बहुत ही स्ट्रांग है। और मुझे लगता है उसकी वजह से जो एक लार्जर मूवमेंट बिल्डिंग जो होना चाहिए, आंदोलन बनना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे आप देख लीजिए कि जो मर्दानगी की बात महेंद्र जी ने कही, वो हर एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि हर जाति की जब बात करते हैं, दलितों के अलावा भी जो जितनी भी जातियां हैं, जो दलित महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है वो एक तरफा नहीं है, मतलब खाली अन्य जातियों के द्वारा नहीं, उनके पुरुषों के द्वारा भी है। तो वो जो पूरा है कि फिर हम वो करते हैं कि कौन ज्यादा हिंसा करता है दलित महिलाओं पे, कौन कम करता है। तो उसमें जब हम उसको देखने लगते हैं वो चश्मा लगा के कि हाँ अच्छा, अच्छा यौन हिंसा इतनी हुई है, अच्छा घरेलू हिंसा तो इससे ज्यादा हुई है, तुम लोग ही ऐसे हो, तुम्हारे तो वो एक डायलॉग ही नहीं होता। मतलब मुद्दा ये है कि हिंसा जो अगर एक औरत पे होती है, उसकी पहचान को अगर लेकर हिंसा होती है, तो उसकी रणनीति अलग होगी। उसकी रणनीति एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पहचान सबसे अहम है जिसकी वजह से उसके साथ हिंसा हुई है। और आई थिंक ये जो पूरा पॉलिटिक्स है, जो जो हमें समझ में आता है, क्योंकि हमने वो एहसास किया है, वो अनुभव किया है, तो हमारी पैदाइश उस कम्युनिटी में है। तो वो जो दर्द है, वो जो पेन है, उसको उस वो आप, हम कहते हैं ना कम इनटू देयर शूज, मतलब आप उनके, हमारे जूतों में आप आओ तो अच्छी बात है। लेकिन आप सिंपथी मत दिखाओ, जो कहते हैं ना सहानुभूति चाहिए, अनुभूति, सहानुभूति, जो भी हम शब्द है अंग्रेजी में से एम्पथी कहते हैं, जो एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे पास आके सिर्फ आप अपनी संवेदना दिखाओ कि हम मतलब उससे कुछ नहीं होगा, उससे राजनीति नहीं बदलेगी, उससे रणनीतियां नहीं बनेंगी, उससे पॉलिसीज में बदलाव इतना नहीं आएगा। निर्भया के बाद अ, जो जस्टिस वर्मा का कमीशन था, उसके बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, वो सब हुआ, राइट। ये सब चीजें हुई, बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हुई। पर अल्टीमेटली द पॉइंट इज के हम हमारी जो महिलाएं हैं जो दलित कम्युनिटी से हैं, उनके लिए एक कानून है, अत्याचार जो बचाव के लिए जो है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, राइट। अब उसको भी अगर हम देखेंगे कि उसमें जो बदलाव आया 2015 में, उसमें मैं भी जुड़ी थी, लेकिन मुझे उसका एक दुख है कि उसको जेंडर लेंस से कितना देखा गया है। और उसमें ट्राइबल भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, दलित महिलाएं, औरतें हैं, इन दोनों को प्रोटेक्शन की बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अहमियत है ही नहीं कि कास्ट पॉलिटिक्स में
कास्ट एंड जेंडर पॉलिटिक्स की बात की जाए। और क्योंकि अगर वो होगा तो आपको एक मंच प्रदान करना पड़ेगा जहां पर एक स्पेस क्रिएट होगी, जहां पे सिर्फ दलित पुरुषों का नेतृत्व की बात नहीं हो रही है जो पहले से ही बहुत हावी है। अब हमारी जैसी महिलाएं जो वो स्पेस हमने ली है दोनों आंदोलन में, लेकिन मुद्दा ये है कि उसके लिए संघर्ष कितना करना पड़ता है। जो जमीनी स्तर पे लोग काम करते हैं वो लड़कियों का संघर्ष तो बहुत ज्यादा कठिन है। और कौन से स्टेट से वो आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि वहां पे उनकी आवाज कितने लोग सुनने को तैयार हैं। वो लड़कियों में जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो कॉन्फिडेंस को लोग किस नजरिए से देखते हैं। क्या उनकी जो पॉलिटिक्स है, उन लड़कियों की जो पर्सनल पॉलिटिक्स है जो कास्ट से जुड़ी हुई है, उसके लिए वो लड़कियों की आवाज सुनने के लिए लोग तैयार हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अ, समय हो गया है कि अब बहुत सोच समझ के रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है हमारे देश में, उस माहौल में आ, आवाजें दब रही हैं। उस माहौल में अगर हम जैसे लोग जो बोलते हैं उनको एंटी नेशनल भी बना दिया जाता है, क्योंकि जाति की जब बात करते हो तो लोग कहते हैं कि नहीं, वैश्विक तौर पे जब कास्ट को लेकर गए तब भी कहा कि ये जो पूरा मुद्दा है इसको तो कोई तो खत्म हो गया, या फिर कहेंगे कि ये तो हमारे देश का आंतरिक मामला है। तो आंतरिक मामला है, ठीक है, कहते हैं नीतियां भी बनी, सब कुछ है, ठीक है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, उसको लागू कौन करेगा। वो जवाबदेही वाली जो बात है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात है, वो किसकी है। अच्छा, हम सरकार को सवाल करते हैं, हम मानते हैं कि सरकार की बड़ी भूमिका है क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है, उनके पास संसाधन है, उनके पास सब कुछ है, फंड्स है, सब कुछ है। पर एक पॉलिटिकल विल वाली बात होती है कि मैं कास्ट की जो बात है उसको केंद्र में रख के जब देखूंगा या देखूंगी, तो फिर मेरी जो मिनिस्ट्रीज है, मेरे जो मंत्रालय हैं, मेरे जो नीतियां हैं, मेरे जो आयोग हैं, मेरे जो सब कुछ जो हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स हैं, उसके भीतर क्या बातचीत हो रही है, उस वो भी नहीं होता। क्या सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में बातचीत होती है? क्या वो प्रोसेस बना है कि हम उस पर कास्ट पे डायलॉग कर सके? नहीं हो रहा है। तो अगर वो है ही नहीं तो फिर हम कैसे आगे इस पे काम कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप समाज सेवा की तरह कास्ट के मुद्दे को ना देखें, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये इतना जमीन के अंदर घुसा हुआ है, जो जैसे जड़ें इसकी इतनी मजबूत है कि इसके लिए एक अलग तरह की प्रक्रिया हमारे देश में होनी चाहिए, और उसके लिए सुलझे लोगों की जरूरत है। जो कोई धर्म का आवरण लेकर ना लाए, वो अपनी कास्ट को लेकर ना आए कि हम इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, उस कास्ट, अपने जेंडर को लेकर ना आए। मुझे लगता है वो तभी एक सही अर्थ में जाति की जो पॉलिटिक्स है वो हम उसको उस पे पर काम कर पाएंगे। थैंक यू। तो मंजिला जी, आपने एक चीज काफी इम्पोर्टेंट बोली जो मैंने पढ़ी भी थी, कि इंटरसेक्शनैलिटी फ्रेमवर्क जो क्रिंशॉ ने लाया था, तो उन्होंने मैंने एमफिल में पढ़ाई की है इंटरसेक्शनैलिटी अप्रोच की। तो जब आप बात कर रहे थे एकदम से मुझे थीसिस याद आ गई। उन्होंने भी यही बात की थी कि जब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं या ब्लैक वुमेन के लिए जो हिंसा होती थी, तो हमेशा बात की जाती थी कि वाइट मैन हिंसा करते हैं। कभी ये बात ये समझना जरूरी था कि जो ब्लैक मेन से वायलेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्चुअलाइज करना, उसे समझना बहुत जरूरी है। और उन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी बात की थी, जो बिल्कुल ही आपने बहुत क्लियर तरीके से हमको समझाया है। और आई थिंक जो एक बात ये आती है कि जब हम लोग भी जेंडर की वर्कशॉप में कास्ट की बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पढ़ाई की है, बातचीत हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले यही होता है कि ये तो होता ही नहीं है, अब ये है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये वही लोग बोलते हैं जो किसी ना किसी प्रिविलेज पे है, हो सकता है वो जेंडर की प्रिविलेज है। जैसे महेंद्र जी ने भी बात की कि आदमियों को वो प्रिविलेज जानना जरूरी है कि जिससे कितना नुकसान महिलाओं का हो रहा है। उसी तरीके से जो बाकी हायर कास्ट के लोग हैं, जब वो ये कहते हैं कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, इंटरव्यूज बहुत जगह, जो जॉब प्लेसमेंट स्पेसेस वगैरह भी हैं, वहां पे भी इस चीज को नजरअंदाज कर देती है, आइडेंटिटी को माना ही नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतने प्रिविलेज्ड है, उन्होंने लाइफ में ये ना चीजें देखी, ना समझी, ना सोची, तो उनके लिए मैटर नहीं करता। और आई थिंक हम ओवरऑल हमारे देश में सॉलिडारिटी सोशल सेक्टर और सिविल सोसाइटी में
या भारत में इन जनरल ये भी एक है कि हमें लगता है कि जब तक मेरे साथ ये नहीं हो रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक तो मुझे ये भी बहुत क्लियर काम करते वक्त देखने में मिला। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी मांगना और प्रिविलेज की समझ ना होना, चाहे हम वो आदमियों की बात करें या अपर कास्ट मेन वेमेन की बात करें। कहीं ना कहीं हम जेंडर स्पेसेस में भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस लेड बाय अपर कास्ट मेन वेमेन होते हैं, तो अगर आप इस कॉन्वर्जेशन पे वर्कशॉप्स कंसल्टेशंस करना चाहें तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें निकल कर आई हैं।